व्हाट इज़ फैशिज्म। आपने देखा होगा कि ये लफ्ज़ जो है फैशिज्म, ये पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स फैशिस्ट हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इमरान खान एक फैशिस्ट है। सैयद मुजम्मिल के अगर आपने व्लॉग्स देखे हों, कुछ लोग कहते हैं मोदी फैशिस्ट है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी फैशिस्ट है। कुछ लोग कहते हैं ये लिबरल फैशिस्ट हैं, लिबरल फैशिज्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। कुछ लोग कहते हैं सोशलिस्ट फैशिस्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं जो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं वो फैशिस्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं वेस्ट फैशिस्ट हैं, और कुछ लोग कहते हैं सर इन सबको छोड़ें, तैमूर रहमान सबसे बड़ा गुनहगार है इसमें हवाले से ज़बरदस्ती हमें लेक्चर करता रहता है। कभी कभार हम ये भी कहते हैं हमारे अगर पेरेंट्स से लड़ाई हो तो हम पेरेंट्स को भी कह देंगे प्योर यू आर एक्टिंग लाइक अ फैशिस्ट एक्सेट्रा। मकसद कहने का ये कि हम ये टर्म फैशिस्ट हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई एक टर्म जो है वो बहुत जगह इस्तेमाल होती है तो इट लूजेस इट्स स्पेसिफिसिटी, और आपको पता नहीं चलता कि इसका असल में मतलब क्या है। हु आर दे, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। अब अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन उठाएंगे तो ऐसी कुछ चीज़ आपको मिलेगी कि फैशिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्टेटोरियल पावर, फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एक्सेट्रा, एंड रूथलेस किस्म का अथॉरिटेरियनिज्म है, ज़बरदस्ती डंडा चलाना। अब इससे इम्प्रेशन तो यही मिलता है कि फैशिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर किस्म की एक कुव्वत है। तो यूल बी सरप्राइज टू डिस्कवर एक्चुअली कि मुसोलिनी और हिटलर अपने पीरियड के अंदर पॉपुलर फिगर्स थे और फैशिज्म एक बड़ी पॉपुलर किस्म की डॉक्ट्रिन थी। सो एनीवे, हमें देखने की ये ज़रूरत है इसलिए कि instead of broadening the term to just any kind of authoritarianism, for example, a parent being authoritarian towards a child, would we call that fascist? Instead of broadening the term so much that it loses its specificity and therefore also its explanatory power, I want to approach the question of what is fascism in today's class by examining the actual movement जो अपने आप को कहती थी कि हाँ हम fascist हैं, right? So what are some of the misconceptions we have about fascism? एक misconception ये है कि उनका main goal ये था कि यहूदियों को ख़त्म कर देना। In fact, that's not necessarily the case. Nazism का एक goal ये ज़रूर था, इसमें कोई शक नहीं, racist movement थी, anti-Semitic movement थी, सख्त तरह की, मगर Italian fascism में इतना बड़ा level of anti-Semitism हमें नहीं नज़र आता। दूसरी एक misconception है कि बड़े चंद से लोग थे, उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म्स पहन ली और सबके ऊपर डंडा चला दिया, पॉपुलर सपोर्ट उनके पास नहीं था। दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू। इनफैक्ट अपने ज़माने के ये पॉपुलर लीडर्स थे। तीसरी मिसकंसेप्शन इसके बारे में ये है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई विच वॉज वेरी अनफेयर टू द जर्मन्स, जिसकी वजह से नाज़िज़म उभरा। दैट मे बी ट्रू फॉर नाज़िज़म, बट हाउ कैन इट बी ट्रू फॉर यूरोपियन फैशिज्म एज अ होल? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर विक्टोरियस थी वो भी फैशिज्म की हमायती बन गई और एलाइज बन गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग ये कहते हैं फैशिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ द रैशनलिज्म ऑफ द इनलाइटनमेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म की यही तनकीद है जो रिचर्ड वोलन ने जिसको एड्रेस करने की कोशिश की कि समहाउ द अदर ये जो एटीट्यूड है हमारा रैशनल रीज़न का, और ये कि भाई रीज़न मस्ट डोमिनेट ओवर सोसाइटी, यही फैशिज्म क्रिएट करता है। इन अदर वर्ड्स, टू पुट इट ब्लंटली, साइंस फैशिज्म की तरफ लेके जाती है हमें। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और मैस पॉलिटिक्स जो है उसने फैशिज्म को जनरेट किया है, यानी कि जहाँ पे मैस पॉलिटिक्स होगी वो इलीट पॉलिटिक्स ख़त्म होगी, मैस पॉलिटिक्स शुरू होगी, इसने तो फैशिज्म पैदा ही करना था, क्योंकि अवाम ही जो है वो अथॉरिटेरियन लीडर्स या अथॉरिटेरियनिज्म को पसंद करती है। मैं आपको दिखाऊंगा इस लेक्चर में कि ये सारी चीज़ें दर हकीकत इनकरेक्ट हैं। पहली बात तो ये कि फैशिज्म इमर्ज्ड इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। They wanted Italy to become an imperial state. This is a picture of Mussolini addressing the crowds, and as you can see, the crowds are massive, huge crowds. ठीक है? तो मकसद क्या था? मुसोलिनी क्या चाहता था? इटालियन फैशिस्ट मूवमेंट क्या चाहती थी? पहली बात तो ये थी कि वो ये चाहते थे कि इटली शुड बिकम ए colonial power, just like England and France already was a colonial power. इटली भी अपनी कॉलोनीज पैदा करे। इस मकसद के लिए उन्होंने फिर लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया और सोसाइटी को एक तरह से मिलिटराइज करना शुरू किया कि टू जॉइन द मिलिट्री, टू बिकम मिलिटराइज्ड। व्हाई? फॉर दैट इंपीरियल colonial venture. And they were
totally opposed to Marxism and to liberalism etc. लिबरलिज्म की वो मुखालफत इसलिए करते थे, वो कहते थे कि अगर लिबरल किस्म का स्टेट होगा, इट्स टू वीक, दे सेड, टू अपोज मार्क्सिज्म विच वाज देयर मेन एनिमी. सो मार्क्सिस्ट मूवमेंट उनके लिए, सोशलिस्ट मूवमेंट उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट थी, एंड दे डिफाइंड देमसेल्व्स इन ऑपोजिशन स्पेसिफिकली टू बोल्शेविज्म. एंटोनियो ग्रामशी, ये भी इटालियन था, इटली की मार्क्सिस्ट मूवमेंट का लीडर था, कम्युनिस्ट पार्टी इटली का लीडर था, और मुसलिनी भाईजान ने एंटोनियो ग्रामशी को जेल में डाल दिया, और फिर उसकी वफ़ात एक तरह से जेल में हुई. They kept him in prison till he was going to die, and then a week before he was going to die they released him and he died. तो ग्रामशी फैशिज्म की एक्सप्लेनेशन, उसने जेल से इतनी प्रिजन नोटबुक्स लिखी कि those are the great prison notebooks of Antonio Gramsci, बड़ी पढ़ी जाती हैं. He's considered a great Marxist writer. तो वो एक एक्सप्लेनेशन देता है, कहता है रिच लैंड ओनर्स एंड बिग बिजनेस फियर्ड अपराइजिंग बाय ग्रुप्स ऑन द लेफ्ट सच एज शेयर क्रॉपर्स एंड लेबर यूनियंस. यानी इटली के अंदर मजदूरों की, मेहनत कशों की वर्किंग क्लास मूवमेंट डेवलप हो रही थी, और जो इलीट थी वो बड़ा घबरा गई कि ये ट्रेड यूनियंस और ये लेफ्ट और ये सोशलिज्म और ये सब कुछ ताकतवर क्यों हो रहा है. सो दे वांटेड द वायलेंट सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट, एंड दिस वाज द सोशल बेस रियली ऑफ फैशिज्म. सो द ओरिजिनल ब्लैक शर्ट्स मूवमेंट जो कि इटली के अंदर शुरू हुई, उसका काम ये था कि वो जाके उस वक्त जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इटली थी उसके साथ जो मुंसलिक ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी और जो सोशलिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स थे, उनको जाके वो तोड़े. ये ओरिजिनल ब्लैक शर्ट्स का काम था. उन्होंने ब्लैक शर्ट्स पहनी हुई थी, जैसे मैंने भी आज ब्लैक शर्ट पहनी हुई क्योंकि मुझे पता था मैंने आज फैशिज्म पढ़ाना है. तो ब्लैक वॉज द ओरिजिनल कलर ऑफ द फैशिस्ट मूवमेंट. In Germany it was brown, but here it was, in Italy where this movement really began, it was black. So fascism was mainly a reaction of the ruling class to the emergence of socialism and the inability of liberalism to deal with war and the economic crisis, and specifically the threat of Bolshevism. अगर इस बात को हम इग्नोर कर दें कि फैशिज्म का मेन एनिमी कौन है, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूरोपियन पॉलिटिक्स में उस वक्त क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था. फैशियो इज दिस थिंग ओवर हियर, जो कि बहुत सारी डंडों को इकट्ठा करके उसको बांध के बनाया जाता है, उस पर एक ये ब्लेड भी लगाया हुआ है. इट वाज अ बंडल ऑफ रॉड्स बेसिकली, और ये निशानी थी रोमन, एंशिएंट रोमन सिंबल ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सिविक मैजिस्ट्रेट. वो लेके फिरता रहता था ये डंडा, और अगर कोई बदतमीजी करता था उसको तड़ल करके डंडा मारता था, या फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता था, जिसको कहते हैं ना, व्हिच आई कॉल द फ्रेंच हेयर कट, दिस वाज द इटालियन हेयर कट. वो ये भी कर सकता था. सो इट वाज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, इट वाज अ सिंबल ऑफ सिविल पावर, इट वाज अ सिंबल ऑफ स्टेट पावर अगेंस्ट द सिविलियन पॉपुलेशन, कि रियासत ताकतवर हो. सो फैशिस्ट मूवमेंट बेसिकली अडॉप्टेड दैट सिंबल. उन्होंने नाम ही अपना इस पर डाला, यस वी आर फैशिस्ट बिकॉज वी आर प्रो स्टेट, बिकॉज हम चाहते हैं कि स्टेट की अथॉरिटी तगड़ी हो. So it is a misconception that the main goal of fascism was anti-Semitism. Italian fascists, like for example Mussolini, were not anti-Semitic. They incorporated some aspects of anti-Semitism only when they allied with Nazi Germany. तो उसके इन्फ्लुएंस के तहत वो एंटी-सेमिटिक हो गए थोड़े बहुत, मगर बेसिकली उनका गोल जो था वो ये नहीं था कि यहूदियों को ख़त्म करना, उनका गोल था सोशलिस्टों को ख़त्म करना. फैशिज्म इज अ रेसिस्ट आइडियोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं. ये जो उन्होंने स्वास्तिका यहाँ पर रखा हुआ, दिस इज एन एंशिएंट एरियन सिंबल, आर्यन सिंबल, जो कि आपको हिंदू रिलीजन में भी मिलेगा, इंडिया के अंदर भी मिलेगा. और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने ये सिंबल लगाया हुआ है, हालांकि वो इन्वर्टेड है इंडिया के अंदर, जिसने वो सिंबल लगाया इसका मतलब वो हिटलर का फॉलोअर है, ये कतई तौर पे मतलब नहीं. ये बहुत पुराना सिंबल है जिसको हिटलर ने फिर इस्तेमाल करना शुरू किया. और क्यों उसने लगाया अपने उस पे झंडे पे कि द आर्यन रेस इज द मोस्ट सुपीरियर रेस, और जो सेमाइट्स हैं वो इन्फीरियर रेस हैं, और ऑब्वियसली जो ब्राउन लोग हैं और ब्लैक लोग हैं और एशियन लोग हैं और अफ्रीकन हैं और ये हैं और वो हैं, बाकी सब हैं, सभी इन्फीरियर हैं. और सो दिस वाज अ वाइड स्प्रेड थियरी इन यूरोप एट द टाइम. अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ फैशिस्टों की थियरी थी, ये सिर्फ नाज़ीज़ की थियरी थी, दैट्स नॉट करेक्ट. इनफैक्ट ये तकरीबन जितने यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे उनकी भी यही थियरी थी, जिसको हम वाइट मैंस बर्डन कहते हैं. वो कहते थे हम तो सुपीरियर रेस हैं और बाकी सारे इन्फीरियर हैं. मिसाल के तौर पे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक ब्रूटल किस्म की, आपको पता है, सिचुएशन थी साउथ के अंदर ख़ास तौर पे, जिसको जिम क्रोज लॉज, रेसिस्ट लॉज कहते हैं. तो वो ऑल ऑफ दोज वर जस्टिफाइड इन द नेम कि वाइट रेस इज सुपीरियर एंड ब्लैक्स आर इन्फीरियर. इस वक्त अफ्रीका के अंदर कई ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, जिस तरह साउथ अफ्रीका की कॉलोनी थी,
जिस तरह उस पीरियड के अंदर रोडीजिया की कॉलोनी थी जो कि बाद में फिर जिम्बाब्वे का मुल्क बना, जहाँ पे आम बात थी ये कि ब्लैक्स के लिए और लॉज होंगे और वाइट्स के लिए और लॉज होंगे, वाइट्स के लिए प्रिविलेजेस होंगी, ब्लैक्स के लिए कुछ भी नहीं होंगी। सो ऐसी रेशियल जो सेग्रीगेशन थी वो यूरोपियंस आम प्रैक्टिस करते थे, इंडिया में भी ऐसे था। डॉग्स एंड natives are not allowed in this library or in this park or whatever. So this is an example of the popularity of German fascism. आप देख सकते हैं कि कोई छोटी ऑडियंस नहीं है, इमरान खान भी जेलस हो जाए कि इतना बड़ा जलसा कैसे कर लिया हिटलर ने, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें बहुत सारे जो हैं वो फौजी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली फौज के लोग खड़े हैं। बट बहरहाल, so the Treaty of Versailles ended World War I, जैसे कि आप जानते हैं। It required Germany to disarm, make territorial concessions and pay reparations to the Entente countries, the countries that Germany had fought the war against. In 1921, the total cost of these reparations was assessed at 132 billion gold marks. That would be about $442 billion in today's prices. Here is the Treaty of Versailles. तो एक छोटी ट्रीटी नहीं थी, Germany had to pay a lot of money in order to recover from it. 1918 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ऑलरेडी जर्मनी के अंदर लेफ्ट की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ गई। ओके, दिस वाज कॉल्ड द वाइमार रिपब्लिक। Germany was exhausted, it sued for peace, there was a revolution against Kaiser Wilhelm II, and Germany had become a constitutional federal republic called the Weimar Republic in 1918. However, the Treaty of Versailles strapped the Weimar Republic with massive debt and it experienced hyperinflation in the 1920s. ये है जी वैल्यू ऑफ वन गोल्ड मार्क इन पेपर मार्क, ठीक है। सो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि 1918 के अंदर ये वैल्यू है तकरीबन 1:1 है, और फिर ये तो मैं कितना है मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक पहुंच जाती। मतलब इतनी रैपिड इन्फ्लेशन थी इस पीरियड के अंदर, आपको नज़र आ रही है। 1918 वगैरह के बाद शुरू हो जाती है, 20s के अंदर भी शुरू हो जाती है। इतनी रैपिड इन्फ्लेशन थी कि पूरी इकोनॉमी का सत्यानाश होना शुरू हो गया। सो ये जो फ्लेजलिंग वाइमार रिपब्लिक था ये कायम ही नहीं हो सका बिकॉज इतनी रैपिड इन्फ्लेशन और इतनी टेरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस में ऑब्वियसली लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है। 1929 में ऊपर से एज इफ द क्राइसिस वाज नॉट बैड इनफ, ग्रेट डिप्रेशन हो गई जो कि शुरू हुई वॉल स्ट्रीट से और फिर एक ट्रेन की तरह पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर फैलनी शुरू हो गई, और उसकी वजह से मज़ीद यूरोप के अंदर भी एक इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई। Through the late 1920s and early 1930s, the Nazis gathered enough electoral support to become the largest political party in their parliament. वो पीछे हिटलर खड़ा है, ठीक है, ये उसने अपनी नई नई पार्टी बनाई है, ये उस नई नई पार्टी की नई नई तस्वीर है जब उन्होंने बनाई, और उन्होंने कहा कि अब हम जो है जर्मनी को रिवाइव करेंगे। और जर्मनी नाज़ीज़म का भी गोल यही था जो कि इटालियन फैशिस्ट मूवमेंट का था, और वो ये था कि हमने जर्मन एम्पायर बनाना है। माइन काम्फ मैंने बैठ के पढ़ी तो माइन काम्फ से बड़ा क्लियर होता है कि हिटलर के गोल और अज़ाइम क्या थे। बिल्कुल क्लियर होता है कि ही इज़ मोटिवेटेड प्राइमरीली विद द डिज़ायर कि जर्मनी शुड बिकम एन इम्पीरियल पावर of the same stature as England and France etc, even stronger than England and France। और उसमें उसको जो ऑब्स्टिकल नज़र आता है वो ऑब्स्टिकल सबसे पहले बोल्शेविज़म है। अब बोल्शेविज़म को अटैक करने के लिए वो कहता है कि दिस इज़ अ जूइश कंस्पिरेसी, और दूसरा उसको लिबरल भी बड़े बुरे लगते हैं कि ये देर नॉट, क्योंकि वो भी जो हैं वो कोई एम्पायर शैम्पायर के चक्कर में नहीं है और डेमोक्रेसी और ये वो करी जा रहे हैं, तो वो भी हटाना चाहता है। और ही वॉन्ट्स टू क्लियर द पाथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी into other German speaking territories, क्योंकि जर्मनी जो है वो एक लिमिटेड एरिया में है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्मनी से बाहर जर्मन ज़बान बोलते हैं, जर्मन्स हैं, उनको वो अपने स्टेट में शामिल करना चाहता है और फिर जर्मन स्टेट को वो एक्सपैंड करना चाहता है, यू नो, टू बिकम द बिगेस्ट पावर इन यूरोप एज इट इज़, ठीक है। Who was Hitler inspired by? You might be surprised to discover, maybe not, that he was inspired by Friedrich Nietzsche. Heinrich Hoffmann's Hitler as Nobody Knows Him sold 500,000 copies by 1938, featuring this photo with the caption, "The Führer before the bust of the German philosopher whose ideas have fertilized two great popular movements, the National Socialist of Germany and the Fascist of Italy." यानी दोनों जो movements थी, they thought of Nietzsche as the person who was guiding them, etc.
National Socialist German Workers' Party NSDAP utilized the economic and social discontent of the 1920s, combined street fighting and anti-communist campaigning to become the largest party of Germany. बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नाम के अंदर सोशलिस्ट क्यों है. नेशनल सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम बोल्शेविज्म, जो कि खुद कहता है हम इंटरनेशनलिस्ट हैं. क्या फ़र्क है दोनों चीज़ में, नेशनल सोशलिज्म में और इंटरनेशनल सोशलिज्म में क्या फ़र्क है? नेशनल सोशलिज्म एक ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें वो ये चाहते थे कि जर्मन वर्कर्स को ये कन्विंस किया जाए कि इफ़ यू गेट ऑन बोर्ड विद दिस इंपीरियल प्रोजेक्ट फॉर जर्मनी, जिसमें हम दूसरे मुल्कों को फतह करेंगे, तो हम आपको उसके इवज़ मुराद वगैरह देंगे. सो इट वॉज बेसिकली द आइडिया. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस पर बड़ी कन्फ्यूजन इंटरनेट पर ख़ास तौर पर पैदा हो जाती है कि दिस काइंड ऑफ नेशनल सोशलिज्म इज़ एन इंपीरियल प्रोजेक्ट, जिसमें गरीबों को ये कहा जा रहा है कि इफ़ यू फाइट on behalf of the German state to help build the imperial power of Germany, to help make Germany into a colonial state, so then आपको हम आपकी गुर्बत से निकाल देंगे. ऐसी बात है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ब्रिटिश लोगों को ये कहे कि चलो चल के इंडिया को फतह करेंगे, वहाँ इंडिया को जब फतह करेंगे आपको ज़मीनें भी मिलेंगी, आपको वेल्थ भी मिलेगी. या ये ऐसी ही बात है कि कोई किसी को ये कहे कि चलो चल के फ़लस्तीन को कॉन्कर करो, अगर तुम फ़लस्तीन को कॉन्कर करोगे तो तुम्हें ज़मीनें मिलेंगी. इट्स एन इंपीरियल प्रोजेक्ट इसेंशियली. ठीक है, उसका जो एम और गोल है एक्चुअली वो ये है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए. उनको ये वादा करके कि अगर आप हमारी मदद करेंगे, रियासत की सरमायादारों की एलीट की मदद करेंगे उन लोगों को मारने के में, तो आपको हम अमीर कर देंगे, आपकी गुर्बत हम ख़त्म कर देंगे, मगर हमसे कुछ नहीं डिमांड करना. मतलब है कि ये नहीं सोचना जिस तरह बोल्शेविक्स कह रहे हैं और कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि जी मोड ऑफ प्रोडक्शन तब्दील हो जाएगा. नो नो नो, वो उधर नहीं जाना, उसको स्मैश कर देना उस मूवमेंट को. दे डिड नॉट हैव एन ओवरऑल मेजॉरिटी बाय द वे. ठीक है, ये भी मिसकंसेप्शन है कि ओ हिटलर तो 90% लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ लोग ये गलत फहमी में है. They had about a third of the vote, with just 33% of the German votes. The Nazi party gained 44.5% of the votes in their parliament. Then when they got that vote and they got 44% of the seats, etc., what did they say? They said they accused the communists of burning the Reichstag. They banned the Communist Party of Deutschland and secured absolute power with the Enabling Act of 23rd March 1933. ठीक है, उन्होंने बैन कर दी केपीडी और उन्होंने एक किस्म की डिक्टेटरशिप अपनी कायम कर ली. 1933 में हिटलर ने जर्मन लोगों को अपील किया, कहता है द वायमार कोलिशन दैट रूल्ड द कंट्री सिंस नवंबर 9th 1918 generated 14 years of Marxist rule, i.e. under the largest party, the Social Democrats, that dominated the other parties in the Weimar coalition. Unless the German people reacted against this Bolshevism, there would be anarchy. Germany's fate was in the hands of Almighty God and German voters. यानी कि आप देख सकते हैं कि उसका जो मेन एनिमी है वो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी. ये दो मुख्तलिफ पार्टियां बन चुकी थी आफ्टर 1918. इसकी वजूहत ये थी कि एक सोशल डेमोक्रेट्स थे और दूसरे लेनिन को फॉलो कर रहे थे, कम्युनिस्ट थे. ये देखें मज़ेदार इलेक्टोरल रिजल्ट्स. ये है एसपीडी. एसपीडी इज़ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ डॉइचलैंड. ऑफ कोर्स ये भी मार्क्स एंगल्स ने शुरू की थी. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1928 में 30% ऑफ द वोट उनको मिल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पे है केपीडी विच इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ डॉइचलैंड. आप देख सकते हैं कि 10% वोट से तकरीबन ये 18%, 16-17% तक पहुँच जाते हैं. सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी. उसके बाद ये सेंट्रिस्ट पार्टी है. और ये देखें, ये हिटलर की पार्टी है जो 2.6%, 1928 में इसको 2.6% वोट मिल रहा है. And boom, it goes all the way up till here, till 37%, and then to 33%. That's the NSDAP, यानी कि the Nazi party. NSDAP को short करके Nazi party बोला जाता है. So very sudden rise in their fortunes, and of course SPD और KPD उनकी main opponents है, क्योंकि ये दोनों basically left wing vote है. इनका combined vote आप देख सकते हैं कि तकरीबन उतना ही है जितना NSDAP का वोट था. यहाँ पे भी अगर आप ज़रा देखना चाहते हैं जो डेटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. सो पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट कि नाज़िज़्म वाज अनपॉपुलर. इट्स नॉट द केस देयर वाज अ टाइनी माइनॉरिटी जिसने इक़्तिदार हासिल कर लिया, सबको सप्रेस कर लिया. दे हैड अबाउट अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट. दीज वर मैस मूवमेंट्स विद पॉपुलर सपोर्ट्स एंड दे वर वेरी पॉपुलर, especially amongst the elite. Fascism was very popular in the elite. Nazism was very popular in the European elite. Rich लोगों को ये बड़ी पसंद थी मूवमेंट. क्यों?
किस वजह से पसंद थी? क्योंकि वो बोल्शेविज्म से उनको जो खतरा था, वो समझते थे कि हिटलर जो है वो बोल्शेविक थ्रेट को रोक सकता है, तोड़ सकता है। यूरोपियन एलिट्स ऑफ फैशिज्म एज द मेन डिफेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म। यही वजह है कि इवन इन द इंग्लिश क्राउन बहुत इन द रॉयल्टी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिटलर को बड़ा एडमायर करते थे। इन अमेरिकन जो एलीट थी, लाइक पीपल लाइक हेनरी फोर्ड एक्सेट्रा, वो नाट्सीज और हिटलर को बड़ा एडमायर करते थे। एवरीथिंग ओके? The other misunderstanding is कि fascism arose only as a result of the Treaty of Versailles. ये देखो, fascism arose, appeared in defeated countries like Bulgaria and in victorious ones like Yugoslavia. अब यूगोस्लाविया तो जीता था जंग में. In countries of northern temperament like Finland and Norway and of southern temperament like Italy and Spain, तो गर्मी सर्दी का भी कोई मसला नहीं. In countries of Aryan race like England, Ireland or Belgium and non-Aryan race like Japan, Hungary or Palestine. ओके, पैलेस्टाइन का नाम है, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे. पैलेस्टाइन में भी फैशिज्म के लिए सपोर्टर्स थे. इन कंट्रीज ऑफ कैथलिक ट्रेडिशंस लाइक पोर्चुगल एंड इन प्रोटेस्टेंट वंस लाइक हॉलैंड, इन सोल्जरी कम्युनिटीज लाइक प्रशिया एंड सिविलियन वंस लाइक ऑस्ट्रिया, इन ओल्ड कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड न्यू वंस लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. सो दिस वाज अ यूरोपियन वाइड फिनोमेना. इट डिडंट मैटर कि कोई कैथलिक है या प्रोटेस्टेंट है, दैट वाज नॉट व्हाट वाज गोइंग ऑन. इट डिडंट मैटर कि कोई विक्टर था या लूजर था इन वर्ल्ड वॉर वन, दैट वाज नॉट व्हाट वाज गोइंग ऑन. इट डिडंट मैटर कि कोई सर्दी वाले क्लाइमेट से था, गर्मी वाले क्लाइमेट से था, क्लाइमेट से इसका ताल्लुक नहीं था. किस चीज़ से इसका ताल्लुक था? द थ्रेट ऑफ द सोवियत यूनियन, द रेड स्केयर. ये है जी सोवियत यूनियन, तो ये है जी ब्लू में है नाज़ी जर्मनी. उसके बाद है एरियाज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, ये ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद है जर्मन एलाइज, ये आपको लाइट ब्लू के अंदर जर्मन एलाइज नजर आ रहे हैं. उसके बाद नॉमिनली अनऑक्यूपाइड है. उसके बाद ये कंट्रीज हैं स्वीडन, स्पेन, पोर्चुगल एक्सेट्रा, जो कह रही हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं एक्सेट्रा, मगर स्वीडन वाज ट्रेडिंग विद जर्मनी इन अ ह्यूज वे, ठीक है. ये ऑब्वियसली सोवियत यूनियन है. और रेड के अंदर आपको एलाइड हेल्थ टेरिटरीज नजर आ रही हैं, ये एलाइज हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि पूरे यूरोप के ऊपर, इवन हियर, पूरे यूरोप के अंदर बेसिकली नाज़ीज और फैशिस्ट जो हैं वो लेट 30s 40s तक जीत चुके हैं. And they could not, और अक्सर इन कंट्रीज के अंदर they didn't win with wars, they won almost without any significant military struggle. जो उनकी असल स्ट्रगल शुरू हुई है वो तो तब हुई जब उन्होंने सोवियत यूनियन को अटैक किया, तब जाके सख्त लड़ाई हुई वर्ल्ड वॉर 2 की. उससे पहले they were pretty much marching everywhere. हाँ, फ्रांस के साथ उनकी लड़ाई हुई थी मार्जिनो लाइन पे, जिसको उन्होंने यूँ स्क्वाट अराउंड करके उन्होंने नॉर्दर्न फ्रांस और पेरिस को टेक ओवर कर लिया, और सदर्न फ्रांस वगैरह जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह जारी थी. और यस, इंग्लैंड के अंदर लड़ाई थी, मगर इंग्लैंड के हवाले से कोई लैंड इन्वेजन नहीं जर्मन्स कर सके सब्सटेंसिव. एयर वॉर चल रही थी, हवा में जंग, क्योंकि वो आइलैंड है. सो ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ यूरोप दे हैड प्रीटी मच मार्च्ड इनटू दीज टेरिटरीज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस. क्यों रेजिस्टेंस नहीं थी? रेजिस्टेंस इसलिए नहीं थी कि जो रूलिंग क्लास थी, जो रियासत थी इनमें से कई कंट्रीज की, वो वेलकम कर रहे थे नाज़ीज को कि ये आएंगे तो सोवियत यूनियन का मुकाबला होगा. ये जो अच्छा, अगली मिथ ये कि नाज़ीज़म इज समहाउ द प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड एनलाइटनमेंट. इसी मिथ को रिचर्ड वोलन अपनी किताब में एड्रेस करता है. वो ये कहता है कि बिल्कुल इसके बरक्स है, उलट चीज़ है. नाज़ीज़म, फैशिज्म इज अ रिएक्शन to the march of reason and the enlightenment. पहले आप देखें, योहान जॉर्ज हामान argued epistemology should be replaced by the philosophy of language. Reason is language, ठीक है. फिर जोसेफ डी मेस्टर, आपने उसके बारे में सुना, considerations on France में, basically he was against the French Revolution. In fact, he considered the French Revolution to be a punishment from God. इसी तरह जॉर्ज Bataille created a secret society to stimulate rebirth of the sacred and of myth to combat the materialism, secularism and individualism of contemporary European society. Unrelenting iconoclasm, visceral critique of reason and rehabilitation of the forces of instinct. So this is what we call the counter enlightenment. ये वो intellectuals हैं जो enlightenment के खिलाफ थे. और इन्हीं की कंटिन्यूटी में फ्रेडरिक नीचे आता है. फ्रेडरिक नीचे भी बेसिकली कोई प्रोग्रेसिव फिगर नहीं है, लेफ्टिस्ट नहीं है, काउंटर एनलाइटनमेंट फिगर है, ठीक है. अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 10 बुक ज़ाराथुस्त्रा में ही सेज
God is dead, etc. He begins his talk like that. So you think, maybe he's on the left of the political spectrum. No, he's on the right of the political spectrum. And he's totally against the ideas of the Enlightenment. The fascists greatly admired those who were against the Enlightenment. And one of their main inspirations, that's why, was Nietzsche. Nietzsche argued that Christianity represented a slave morality. Why? What was his reason? Basically, Nietzsche French Revolution और उसके नतीजे में जो सारी मूवमेंट डेवलप हुई, Enlightenment, French Revolution, उसकी मुखालफत करता था. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की रूट्स वो तलाश करना चाहता था, इंटेलेक्चुअल रूट्स. और वो ये कहता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंटेलेक्चुअल रूट्स क्रिश्चियनिटी में है, और क्रिश्चियनिटी से पहले जूडिज्म में, और जूडिज्म से पहले सोक्रेटिस में है. एक लाइन ऑफ कंटिन्यूटी वो ड्रॉ करता था फ्रॉम सोक्रेटिस टू जूडिज्म, from Judaism to Christianity, and from Christianity to the French Revolution, and from French Revolution to Marxism. वो कहता है ये एक ही तसलसल है, एक ही जिसको कहना चाहिए ना कंटिन्यूटी है, एक ही लाइन ऑफ कंटिन्यूटी. सो इस पूरी लाइन ऑफ कंटिन्यूटी को वो रिजेक्ट करता है, बिकॉज ही रिजेक्ट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस लाइन ऑफ कंटिन्यूटी विच वाज मार्क्सिज्म. क्या उसकी आर्ग्यूमेंट है, क्यों वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कहने की कोशिश कर रहा है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर वो फंडामेंटल आइडिया है जो मार्क्सिज्म आगे लेके जाता है, वो है ह्यूमन इक्वालिटी का आइडिया. और यही आइडिया जो है ना, ही ट्रेसेस ऑल द वे बैक टू सोक्रेटिस इन हिज फेमस बुक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी. कहता है सुपरमैन एंड द सुपर रेस would give rise to a new German empire. Nietzsche argued for the death of truth and reason. The will to power becomes the ethics of the new world. So Socrates की उसकी जो Socrates पे तनकीद है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Socrates कौन है? He is the father of or the founder of Western philosophy. और Socrates का क्या मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि रीज़न, मंतक की कुव्वत जो है, उससे हम दुनिया को ठीक करेंगे. इनफैक्ट सोक्रेटिस तो ये कहता है कि जो बंदा बुरी हरकत कर रहा है, वो बुरी हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जाहिल है एक तरह से. अगर उसको विजडम आ जाए तो वो बुरी हरकत ना करे, वो छोड़ दे वो बुरी हरकतें. कहता है ये इल्यूजन, नीचे कहता है कि यू कैन फिक्स द वर्ल्ड थ्रू रीजन. इसी के नतीजे में सारा मसला शुरू होता है. ये फिक्सिंग द वर्ल्ड थ्रू रीजन नहीं है. इनफैक्ट देयर इज नो सच थिंग एज रीजन. When he says God is dead, he is not just saying religion is dead. He is saying any kind of idea, concept of the truth is dead. The will to power, therefore, becomes the new ethics of Nietzsche. Or Heidegger similarly argues the case for ontological nihilism. Existence is not recognized by reason, but by design, being practically engaged action. So reason के ये मुखालिफ थे. Heidegger, Nietzsche, Meister, हमान वगैरह, ये सब रीजन के मुखालिफ थे, एनलाइटमेंट के मुखालिफ थे. इसकी जगह क्या है? द ग्रेट पॉलिटिक्स. अ पीपल इज अ डिटोर ऑफ नेचर टू गेट 6 or 7 ग्रेट मैन. सोसाइटी और हिस्ट्री की एडवांसमेंट सिर्फ चंद लोगों से होती है, बाकी सब तो भेड़ बकरियां होती हैं फॉर हिम. The time for petty politics is over, writes Nietzsche. The very next century will bring the fight for the dominion of the earth, the compulsion to great politics. The new philosopher can arise only in conjunction with the ruling caste as its highest spiritualization. Great politics, rule of the earth, are at hand. Great politics kya hai? It's the politics of empire. Rome, Athens, Alexander, Julius Caesar, Napoleon. Nietzsche was a dogged defender of power and of the warrior ethos. He described his work as an assassination attempt, called himself the apostle of active nihilism, and said, I am going to philosophize with a hammer. ये मैं सब कुछ तोड़ देना चाहता हूँ. I want कि ये militaristic किस्म का state बने. Europe should get out of the slave mentality that Christianity has created. What is the slave mentality of Christianity? The meek shall inherit the earth. Poor and downtrodden की हमायत करना नहीं. किसकी हिमायत करनी है? द ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने कुचल दिया पैरों तले, वो अच्छे, वो ग्रेट लोग हैं, वो हिस्ट्री को आगे लेके जाते हैं. When the truth enters into a fight with the lies of millennia, we shall have upheavals, a convulsion of earthquakes, the like of which has never been dreamed of. The concept of politics will have merged entirely with a war of spirits. All power structures of the old society will have been exploded. There will be wars, the like of which have never yet been on earth. It is only beginning with me that the earth knows great politics. So, what is Nietzsche trying to say? Ke, in a certain sense, this is prefiguring the world wars that came in the next century.
In opposition to the dwarfing and adaptation of man to a specialized utility, a reverse movement is needed. The production of a synthetic summarizing, justifying man for whose existence the transformation of mankind into a machine is a precondition, as a base on which he can invent his higher form of being. A dominating race can grow up only out of terrible and violent beginnings. Where are the barbarians of the 20th century? Here they are. So he wanted all of this. He thought this is the rejuvenation of Europe from its slumber into which Christianity had pushed Europe. He wanted this kind of revival. कहता है, to expect that strength will not manifest itself as strength, as the desire to overcome, to appropriate, to have enemies, is every bit as absurd as to expect that weakness will manifest itself as strength. No act of violence, rape, exploitation, destruction is intrinsically unjust, since life itself is violent, rapacious, exploitative and destructive. जिंदगी violent है. अगर मैं violent होता हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो जिंदगी करती है. Deal with it. Tough. This is kind of a social Darwinianism, of some sort. So, the idea of the master race. From now on, there will be more favorable preconditions for more comprehensive forms of dominion, whose like has never yet existed. मतलब अब domination और ज़्यादा आसान हो जाएगी और बड़े पैमाने पर होगी. The possibility has been established for the production of international racial unions. Race के लोग इकट्ठे होंगे, whose task will be to rear a master race, the future masters of the earth, a new tremendous aristocracy based on the severest self-legislation, in which the will of philosophical men of power and artists, tyrants, will be made to endure for millennia. Oh my God, this master race is going to come about and it's going to dominate the world for millennia, for 1,000 years. That's Nietzsche. That higher party of life, which would take the greatest of all tasks into its hands, the higher breeding of humanity, including the merciless extermination of everything degenerate and parasitical, would make possible again that excess of life on earth from which the Dionysian state will grow again. By the way, this is not metaphorical from Nietzsche. He means it. कि ये eliminate हो जानी चाहिए क्या चीज़ें, everything degenerate and parasitical, the lowly races, etc., and the lowly people जो सही, genetically सही नहीं है or whatever. So it was pretty horrible. And अब नीचे को की reinterpretation करके थे, oh no, he meant this metaphorically. It doesn't really mean it. He meant it. Okay. He was the great proponent of manliness. Toxic masculinity तो नीचे पे खत्म हो जाती है ना basically. The restoration of a virile and if need be cruel, Homeric aristocratic ethos that was subverted for 2,000 years by the Judeo-Christian slave revolt in ethics. Judeo-Christian slave revolt in ethics ने हमारी manliness छीन ली हमसे. जो कमज़ोर थे, ये कमज़ोरों की, weak लोगों की movement थी. जो गुलाम थे उनकी मूवमेंट थी. जुडिज्म तो थी ही गुलामों की मूवमेंट. सेमाइट्स वर द स्लेव्स ऑफ द pharaohs. एंड ही सेज उसी ने क्रिश्चियनिटी को पैदा किया. वो भी क्रिश्चियनिटी भी कहती थी मीक शैल इनहेरिट द अर्थ एक्सेट्रा. तो इन्होंने क्या किया कि पावरफुल को, क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि पावरफुल से ये कहा कि तुम अपनी पावर ना शो करो, तुम अपने आप को मीक बना लो, और मैं पावरफुल को पावरफुल बनाना चाहता हूँ. So this is the concept of the Superman that who goes beyond good and evil. Superman, who has to be a creator in good and evil, truly has first to be a destroyer and break values. Thus the greatest evil belongs with the greatest good. For evil is man's best strength. Man must grow better and more evil. Thus do teach. The most evil is necessary for the Superman's best. He has to be a destroyer. The Superman. Mankind is the mass sacrifice to the prosperity of a single stronger species of man. That would be an advance. Mankind की inferior races तबाह हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, यही mankind की advancement है ताकि superior आगे बढ़ सके. A declaration of war on the masses by higher men is needed. A doctrine is needed powerful enough to work as a breeding agent, strengthening the strong, paralyzing and destructive for the world weary, the annihilation of the decaying races, dominion over the earth as a means of producing a higher type. Now you can understand why those people who wanted Germany to become an imperial power loved Nietzsche's writing. You see, you can see it. When they read Nietzsche, what did they say? Yes, we are the Supermen.
the Aryan race that's going to conquer the world, the Germanic Aryans, blue-eyed, blonde, etc. was going to conquer the world, और 1000 साल के लिए हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जिससे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकेगा, और जो हमारे सामने खड़ा होगा उसको हम उठा दे, ख़त्म कर देंगे. So the fascists were not, what we would call enlightenment philosophers. They were anti-enlightenment philosophers. They were relativists. जिस तरह postmodernists भी relativists हैं. In truth, Mussolini writes, we are relativists par excellence. The truth is relative. ये आपने बात सुनी है ना? The truth is not objective. You can't reach at it objectively. There is no such thing as a truth, they're saying. Truth है ही कोई नहीं. It's all relative. It's all subjective. We are relatives par excellence. And the moment relativism linked up with Nietzsche and with his will to power was when Italian fascism became, as it still is, the most magnificent creation of an individual and a national will to power. Clear होगी ना बात? इसके बाद कोई शक है आपको? We are relativists. जब relativism Nietzsche के साथ जुड़ गया, ये fascism तब बना. So Nietzsche provided National Socialism with an intellectual father who had greatness and wit, whose style was beautiful and not abominable, who was able to articulate the resentment against both monopoly capitalism and the rising proletariat. That's what they wanted. जब हिटलर जीता 1933 में इलेक्शन, तो उन्होंने कहा, the year 1798 is hereby erased from history, so said Goebbels on Hitler's rise to power in 1933. क्या मतलब है कि हिटलर की कामयाबी फ्रेंच रेवोल्यूशन की डिफीट है. क्लियरली उन्होंने अपने आप को वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ट्रेडिशन की मुखालिफीन समझते थे, कंटिन्यूटी नहीं समझते थे. So fascism was the continuity of the mass politics of the French Revolution? No, it was the opposite of the mass politics of the French Revolution. This is the counter French Revolution. It's coming from Germany. So what was the one thread that tied fascism, Nazism, and this movement together? It was basically alignment against Bolshevism. ये नाजी प्रोपेगेंडा पोस्टर डिक्लेयरिंग डेथ टू द जूइश बोल्शेविक पेस्टिलेंस ऑफ मर्डरिंग. ये कम्युनिस्ट है जिसको वो कह रहे हैं कि ये जू भी है और इसको नाजी जो है कि मार रहा है. Fascism's greatest political asset lay in her ability to compel the countries of the world into an alignment against Bolshevism, writes Karl Polanyi. Just as the French Revolution united all the powers of Europe into a holy alliance to restore monarchy, the Russian Revolution united nearly all the powers under the banner of fascism to basically crush Bolshevism. German drive for empire drove the Allies into a temporary pact with the USSR against fascism during World War II. यानी कि जर्मन ड्राइव जो थी उसने, क्योंकि फ्रांस को भी कॉन्कर कर लिया, उसने ब्रिटेन को भी अटैक कर दिया, तो अब उनकी, और क्योंकि जापान जो कि जर्मनी का एलाय था उसने पर्ल हार्बर पे अमेरिका को अटैक कर दिया, इस वजह से इन पावर्स को सोवियत यूनियन से एलाय बनाना पड़ा, बिकॉज they were the old imperial powers and Germany was rising as a new imperial power. Finally, Hitler खुद कहता है, never forget that the rulers of present day Russia are common blood-stained criminals, that they are the scum of humanity, which favored by circumstances overran a great state in a tragic hour, slaughtered out thousands of our leading intelligentsia in wild bloodlust, and now for almost 10 years have been carrying on the most cruel and tyrannical regime of all time. So that was his main goal, the crushing of the Bolshevik movement and the creation of an imperial German state. That's it.